हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चाइनीज क्लासेज में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो अंत तक बने रहिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है 50 से 70 शब्दों में। तो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम लोग तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो सभी क्वेश्चन का हल हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यह रेशम का साल, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 है, उसने कहा था, जिसके रचनाकार जिसके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखा गया है। इसी चैप्टर में जो है वह लहना सिंह जो है वह नायक है। इस चैप्टर का नायक लहना सिंह है, जो बचपन में जो है वह एक लड़की से मिलता है जिससे वो प्यार कर बैठता है और उसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है कि तेरी कुर्मई हो गई है क्या। तो लड़की जो है वह 2-3 दिन तक टालती रहती है और चौथे दिन बोलती है, देखते नहीं यह रेशम का शाल जो ओढ़ी हुई है। वो बोलती है, उसे पता चलता है कि उसकी कुर्मई हो गई है। कुर्मई यानी सगाई। तो इस चैप्टर में जो है वह लहना सिंह के बारे में, जो शुरू में जो है वो लहना सिंह और एक लड़की होती है जो मिलती है दुकान पे, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन में उसी कहानी से क्वेश्चन उठाया गया है कि कल देखते नहीं यह रेशम का साल, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। यह सुनने के बाद लहना सिंह ने जो है वह कैसे रिएक्ट किया है वो एक्सप्लेन करके बताना है। तो जब यह लहना सिंह सुना तो वो गुस्सा हो गया। गुस्सा हुआ वह किसी को नाले में ढकेलता है, किसी छप्पर वाले को गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और किसी सामने आती हुई वैष्णो से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। मतलब जब सुनता है कि उस लड़की की कुर्मई हो गई है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वह रास्ते पर चल रहे व्यक्ति को, किसी को नाले में धकेल देता है, किसी को गिरा देता है, इतना गुस्सा में रहता है। कुत्ते को पत्थर भी मारता है, लोग उसे गाली भी देते हैं, वो भी सुनता है। वो सब्जी वाले के ठेले पे दूध उड़ेल देता है, कि सामने आती हुई जो वैष्णवो जो है उसे टक्कर मार देता है। ये सब जो है वो गुस्सा करने पर करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कल देखते नहीं ये रेशम का साल, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो हम लोग जो है वो इतना लिख सकते हैं। ये लिखेंगे तो हम लोग का मार्क्स दे ही देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। गंगा, अभी जो है वह गंगा पे जो पुल बना है, और जैसे कि पटना जो पुल है उसे हम लोग बोलते हैं गांधी सेतु पुल, वो जो है वह बहुत बड़ा पुल है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा पर जो कि पटना जो पुल बना है पटना में, वो क्या है, गंगा के ऊपर में ही है। तो ये जो है वो बाद में बना था। पहले गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेजों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। ऐसा क्यों किया वो हम लोग को एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। संवादों के प्रसार में आधारभूत सुविधाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन सुविधाओं में परिवर्तन है कि संवादों के प्रसार आधारभूत सुविधाओं का महत्वपूर्ण ही मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि किसी ऐसे जगह पे सड़क बनाना जहाँ पे चलने फिरने के लिए कोई रास्ता ना हो, एक ही सुविधा हो जो कि पानी के माध्यम से जाया जाए, तो वहाँ पे सड़क बना दे तो वहाँ पे जो है वह उन्नति ही हो सकती है। वहाँ पे जो है परिवहन का साधन जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इस हिसाब से अंग्रेज किसानों पर बेहद अत्याचार किया करते थे। बागी विचारों के संप्रेषण को फैलाने के बचाने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। जैसे कि हम लोग को पता है कि पहले हमारे देश पे जो है वो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। बहुत ही लड़ाइयाँ करने के बाद, बहुत जो है वह कुर्बानी देने के बाद हम लोग को
आज़ादी मिली, तो उससे पहले जो है वह अंग्रेज लोग जो थे वो किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। और इसे मतलब कि ये बात जो है वो बाहर ना फैले, इसके लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ली। नहीं दिखाई, बिना परिवहन के साधन के विचारों पर प्रेषण नहीं हो पाता था। मतलब बिना परिवहन के साधन कैसे हो पाए, इस पर वो कोई दिलचस्पी नहीं लेते थे। वह स्थानीय रह जाता था जिसे आसानी से दमन किया जा सकता था। अब मान लीजिए कोई गांव है जहां आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो खबर कैसे मिलेगा किसी और को। तो अंग्रेज लोग जो थे वो जुल्म करते थे, ये बात बाहर ना फैले, तो इसी डर से, इसी कारण जो है वह गंगा के ऊपर जो है वो पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिए। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेजों को डर था कि दक्षिण बिहार के बागी विचार वहाँ भी ना पहुँच जाए। मतलब उनको डर था कि अगर गंगा पर पुल बन जाएगा तो हम लोग जो है अत्याचार करते हैं, जो भी करते हैं वो मतलब बाहर फैल जाएगा और शेष भाग का सहयोग उन्हें मिल जाए। तो इसी चक्कर में जो है वह अंग्रेजों ने दिलचस्पी नहीं ली। वो सोचते थे कि अगर ऐसा हो जाए तो हर जगह जो है वह क्या होगा, बदनामी होगी उन्हें, और ये बात फैल जाएगी तो हम लोग का शासन यहाँ नहीं रहेगा, शासन खतरे में आ जाए। इसके चक्कर में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे। ये सिपाही की माँ जो चैप्टर है उससे लिया गया है। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं वो बताना है। तो मानक जो है वो वर्मा के तरफ से गया था लड़ाई लड़ने के लिए, और सिपाही जो थे वो जर्मन के थे, वो जर्मनी के साइड से लड़ाई लड़ रहे थे। तो मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। मानक जो था वो बर्मा की लड़ाई में भारत की तरफ से थे और सिपाही जो था वो जापान की तरफ से थे। तो इन दोनों के जो लड़ाई हो रहा था, बर्मा में लड़ाई जो हो रही थी वो भारत से तो माना गया था और जर्मन से जापानी से जो है वो सिपाही गया था। तो इसके साथ लड़ने गया था और दूसरी पक्ष से जो था वो जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन थे, सही बात है। अगर लड़ाई दोनों तरफ से हो रही थी, दोनों जो पक्ष होंगे, जो दोनों तरफ जो इंसान होंगे एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा। तो सेना एक दूसरे का दुश्मन था क्योंकि वे अपने अपने देश के लिए लड़ रहा था, अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते थे, इसलिए एक दूसरे को मारना चाहते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि दोनों जो है वो मतलब अपने दोनों जो सेना थे एक दूसरे का दुश्मन थे, क्योंकि वो दोनों जो है वो अलग अलग देशों के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए जो है वह दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि लहना के प्रेम के बारे में लिखे। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखे। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने देखा कि लहना सिंह मतलब उनके बारे में मैंने बताया कि एक लड़की थी सूबेदारनी, जिनके साथ जो है बचपन में उन्होंने मिला था, अपने मामा के घर गए थे तो वहाँ पे एक दुकान के पास तो उन्हें प्रेम हो जाता है उस लड़की से। तो वो कई बार उससे पूछते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई है क्या, यानी तेरी सगाई हो गई है क्या। तो इस बात पे वो लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन कई बार पूछने के बाद एक बार बोलती है कि देखते नहीं ये रेशम के साल। इसे पता चलता है कि उसकी सगाई हो चुकी है। तो इस बात पे लहना सिंह जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, किसी को नाले में धकेल देता है, किसी चीज़ को तोड़ देता है, किसी को धक्का मारता है, कुत्ते को पत्थर मारता है, इतना गुस्सा हो जाता है और सबसे गाली भी खाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लहना का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है, और ये जो कहानी है उसने कहा था, इसमें बचपन में मिलते भी है, लेकिन जब वो लड़ाई लड़ने जाते हैं तो वहाँ पे जो है वहाँ पे भी सूबेदार की जो बीवी होती सूबेदारनी, या वही लड़की जो बचपन में मिली थी, वो अपने बेटे को बचाने की, अपने पति और बेटे को बचाने की भीख मांगती है उससे कि उन्हें बचा लीजिए। इसी चक्कर में जो है वो उन्हें गोली भी लग जाती है। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में बताना है। तो लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। यह एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता।
यह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम को इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। लहना सिंह जो है वो उसकी पति उस वादा को पूरा करने के लिए जो है वो शहीद हो जाता है। जब वो उसे उसकी बेटे और पति को बचा लेता है तो बोलता है कि जाके सूबेदारनी से कहे कि उसका वादा पूरा हुआ। तो इनके प्रेम के बारे में हम लोग यही लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी, ये जो है हम लोग का चैप्टर 4 है और इसमें बताना है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। अर्धनारीश्वर द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक कर यह बताया गया है कि नर और नारी पूर्ण रूप से समान है। अर्धनारीश्वर जो है वह अर्धनारीश्वर के द्वारा ये बताया गया है कि जो स्त्री और पुरुष है वो क्या है, गुणों से हर एक चीज़ से क्या है, पूर्ण रूप से समान है। अब हम उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नरों में नारियों के गुण आ जाए तो उसमें उनकी मर्यादा ही नहीं होगी बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि ही होती है। मतलब कहना है कि अगर एक के गुण दूसरे के, मतलब अगर नारी के कोई भी गुण हो अगर वो नर में चला जाए तो ये मर्यादा ही नहीं होगी बल्कि ये जो है वो क्या है, वृद्धि होगी कि एक के गुण जो है वो दूसरे में गया। तो एक के गुण आ जाने से दूसरे में दोष नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगता है। अगर वो पुरुषों के गुण सीखते हैं तो वो नारी जो है वो क्या हो जाती है, मर्यादाहीन हो जाती है। इस प्रकार पुरुषों के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। इस अर्धनारीश्वर की जरूरत है। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो है वो क्या है, अभी भी ये सब चलते हैं कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, पुरुष को वो नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। जैसे कि ये बंधा हुआ है कि पुरुष जो है वह बाहर जाके कमाएंगे और स्त्री जो है वह घर संभालेंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे जो है वह स्त्री जो है वह अभी दुनिया जो है वह विकास कर रहा है। तो अभी के समय में जो है वो क्या है कि स्त्री भी कमाते हैं पुरुष भी कमाते हैं, स्त्री घर भी संभालती है और बाहर कमाने भी जाती है। तो कई जगह पे ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है ऐसा करने में जो है वो नर और नारी दोनों को डर लगता है कि हम ये अपनाना नहीं चाहते। अगर स्त्री खाना बना रही है तो पुरुष उसे अपनाना ही नहीं चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि मतलब वो झुक गए, मतलब उनकी मर्यादाहीन हो रही है अगर वो खाना बनाएंगे तो ये तो स्त्रियों का काम है, मैं क्यों करूँ, ये सोचते हैं वो लोग। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हर जगह, अभी अलग अलग शहरों में जाइए, अलग अलग गाँव में जाइए जहाँ पे होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, जहाँ पे पुरुष काम करते हैं, खाना बनाते, कैटरिंग का काम करते हैं, वहाँ पे पुरुष काम करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे घर में भी बहुत लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे वैसा नहीं चलता, लेकिन कुछ जगह पे जो है अभी ऐसा चलता है। तो अर्धनारीश्वर का कहना है कि अर्धनारीश्वर हर एक जगह आनी चाहिए। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, मतलब एक इंसान में जो है वो दोनों का गुण होना चाहिए। अगर दोनों का गुण है तो इसमें कोई मर्यादाहीन वाली बात नहीं है। लेकिन पहले के जो इसमें बताया गया है कि पुरुष जो है वह समझते हैं कि अगर स्त्री के गुण आ गए तो मर्यादाहीन हो जाएगी, और स्त्री जो है वह मतलब सोचते हैं कि अगर पुरुषों के गुण आ गए तो वो मर्यादाहीन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्धनारीश्वर को आने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, ये बोला गया है। तो आगे देखिए, आगे है कि संसार में पुरुषों के समान ही स्त्रियां हैं। संसार में जो है वो पुरुषों के समान ही स्त्रियां, पुरुष मतलब दोनों इक्वली है, दोनों कमा सकते हैं, दोनों खा सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं दोनों मिलके। दोनों के गुण जो है वह हर एक जगह समान है। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार नारियों को भी यह अधिकार है। अगर दिन हो रही है तो पुरुषों के लिए भी हो रही है, स्त्रियों के लिए भी हो रही है। जब दोनों का अधिकार उस पे है तो फिर गुण क्यों नहीं एक हो सकते। पुरुष में नारी को पत्रों के जरिए उसे अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग में स्त्री में विरल है। वर्ग को समझाना चाहता है कि नारी पर पूर्ण रूप से समान है। यदि पुरुष यदि नारिया के कुछ गुण अपनाए तो
अनावश्यक विनाश से बच सकता है। अगर पुरुष जो है वह स्त्रियों के गुण अपना ले तो वो जो है वह बर्बाद होने से बच सकते हैं, और नारी जो है वो अगर पुरुष के गुण अपना ले तो वो भी मतलब अपनाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब ही है, अर्धनारीश्वर की कल्पना है कि मतलब हर एक को ये अपनानी चाहिए, हर एक गुण होना चाहिए हर एक इंसान में, क्योंकि ये सब जो है वो क्या है, अगर दोनों तरफ से अगर दोनों कैपेबल है हर एक चीज़ के लिए, अगर पुरुष जो है वो स्त्री का गुण अपना रहे हैं और स्त्री जो है वो पुरुष का गुण अपना रहे हैं, तो संसार जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल सकता है और बहुत ही विकासशील की ओर जा सकता है। ऐसा नहीं कि घर का काम सिर्फ स्त्री ही कर सकती है और बाहर का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी के समय में बहुत सारी लड़कियों ने और बहुत सारे लड़कों ने ये सब साबित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चातकी किसके लिए तरसती है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी, मैंने आप लोग को दोहा में मतलब कविताएं जो थी काव्यखंड का, उसमें हम लोगों ने चातकी वर्ड सुना है। तो उसमें मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि चातकी किसके लिए तरसती है। तो चातकी जो है वो एक पक्षी है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। स्वाति के बूंद जो है वो साल में एक ही बार आती है, साल मतलब पूरे साल प्रतीक्षा करने पर ही आती है। तो चातकी क्या है, एक पक्षी है जो कि एक स्वाति मतलब जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। यह केवल स्वाति का जल ग्रहण करती है, इसलिए यह स्वाति के जल की प्रतीक्षा सालों भर करती रहती है। जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। स्वाति का आकाश मतलब जो बारिश की बूंदें होती है वो। इस तरह दुखी व्यक्ति सुख की आशा में चातकी की भांति उम्मीद बांधे रहते हैं। कवि के अनुसार एक न एक दिन उसके दुखों का अंत होता है। कवि का कहना है कि कभी न कभी दुख का अंत होता है। जिंदगी जो है वो क्या है, मतलब चातकी जो है वो पूरे साल प्रतीक्षा करती है, पूरे साल दुख झेलती है, तब वो जा कर के मतलब जल ग्रहण करती है, जब स्वाति के बूंद मिलती है तब। तो उसी प्रकार से कवि का कहना है कि भले ही दुख कितना भी हो लेकिन दुख के साथ कहीं ना कहीं सुख भी मिलता है। अगर आप लोग पूरे साल भर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंटर का 12th का, तो 2 साल के तैयारी के बाद या फिर 1 साल की तैयारी के बाद जब आप एग्ज़ाम दे करके आते हो, तो एग्ज़ाम देने के बाद जो एक दिन जो रिजल्ट का होता है उसमें पता चलता है कि आप फर्स्ट किए हो, टॉपर किए हो, उस दिन की खुशी जो है बहुत दुगुनी हो जाती है। वो 2 साल के जो दुख झेले हैं उससे बड़ी हो जाती है। तो 2 साल तक दुख झेले तब जाके एक दिन की खुशी मिली। ठीक उसी प्रकार कवि का कहना है कि कभी ना कभी तो सुख मिलता ही है दुख के बाद। तो हर एक काले घने बादल के बाद जो है वो मतलब उजाला आता ही है, सवेरा होता ही है। तो चातकी किसके लिए तरसती है, तो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि हम लोग को यही समझाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी है। ये काव्यखंड का चैप्टर 1 है। करबक में जो है वो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है। तो इनके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये जो है वो क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है कि आज दिशाएं भी चमकती हैं, मतलब आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब आज चारों दिशाएं में क्या है, हंसी है, खुशियाँ मनाई जा रही है। पूरे विश्व में जो है वो खुशियाँ मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में खुशियाँ छाया हुआ है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो इस पंक्ति में जो है वो लिखा गया कि आज सभी दिशाएं पुलकित है, मतलब हंसती है। आज चारों दिशाओं में क्या है, खुशियाँ ही है, मतलब खुशियाँ छाई हुई है। पूरे विश्व में जो है उल्लास छाया हुआ है, सारे विश्व में उल्लास का वातावरण है, किंतु मेरा खोया हुआ बेटा यानी खोया हुआ खिलौना अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कवित्री का पुत्र का निधन हो गया, मतलब उनके बेटा का निधन हो गया है। तो इस पे जो है वो ये कविताएं लिखी हैं। तो ये जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो धन्यवाद।